नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन फूड एक्सपोर्ट की। जी हाँ दोस्तों, जब हम बात करते हैं भारत की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, तो ये ग्लोबल लेवल पे इसका कंट्रीब्यूशन है 11%, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है। अब जब हम बात करते हैं भारत के फूड के एक्सपोर्ट की ग्लोबली, तो ये घट के आ जाता है 2 से 3%। और जब हम वापस आते हैं प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट के ऊपर, तो ये घट के 1 से 2% के बीच में रह जाता है दोस्तों, जो कि बहुत ही छोटा नंबर है, जो बहुत ही लो नंबर है। अब इसका क्या कारण है कि हम फूड प्रोडक्शन में तो बहुत ऊपर हैं, बट फूड एक्सपोर्ट में बहुत नीचे है, और प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट में तो और भी बुरा हाल है दोस्तों। इसका एक सबसे बड़ा रीजन है, भारत में फूड टेस्टिंग का कोई ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। पूरे इंडिया लेवल पे अगर आप देखेंगे, फूड की सेफ्टी के चेकिंग करने के लिए ज़्यादा लैब्स ही नहीं है इंडिया के अंदर। और एक सबसे बड़ा रीज़न है कि भारत के फूड को ग्लोबल लेवल पे लोग ज़्यादा क्रेडिबल नहीं मानते हैं, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, हमारा एक्सपोर्ट गिर जाता है। अब जब बात आती है प्रोसेस फूड की, वहाँ तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का और भी बुरा हाल है, खस्ता हालत है। इसकी वजह से हम और भी नीचे डाउन जा रहे हैं, और हमारा फूड बाहर एक्सपोर्ट ही नहीं हो पाता है दोस्तों। भारत में पूरे फूड की इंडस्ट्री का जो रेगुलेशन है, उसके लिए सरकार ने एक संस्था बना रखी है, द FSSAI, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये पूरे देश में फूड की सेफ्टी के लिए, उनके स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, उनको चेक करने के लिए ये एक संस्था है जो कि रेगुलेट करती है, जिसका कंप्लायंस की जिम्मेदारी है। बट इनकी भी ये फ्रेमवर्क, ये संस्था ऑलरेडी है, बट इसका कोई ज़्यादा फायदा इंडिया को हो नहीं रहा है। अब मैं पूरी तरह इस संस्था को ये नहीं कहूँगा ये निकम्मी संस्था है, बट इसके भी अपने कुछ चैलेंजेस हैं। भारत जैसे बड़े देश में जहाँ पे इतनी सारी पॉपुलेशन है, अलग अलग तरह के फूड है, फूड की सप्लाई चेन बहुत ही वास्ट है, राइट। रूल को एनफोर्स नहीं किया जाता, ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, लैब नहीं है टेस्टिंग के लिए। तो ये सारे रीजन क्या एक सिचुएशन ऐसी पैदा करते हैं जिससे कि हमारा फूड मोस्टली अनसेफ क्वालिटी के अंदर रहता है, अनहाइजीनिक रहता है। और वो जो हमारे ग्लोबल स्टैंडर्ड हैं, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, आपके फूड को ग्लोबल स्टैंडर्ड से कंप्लायंस करना पड़ता है। अगर वो कंप्लाई नहीं करेगा, उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं करेगा, दोस्तों आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। और बाहर के बहुत सारे देशों में तो फूड इंपोर्ट को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइन बना दी गई हैं। अगर उन गाइडलाइन में से अगर आप एक भी मीट नहीं करते हैं, तो एक्सपोर्ट तो आप करना सोच दो, आपको लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। तो लाइसेंस लेना भी मुश्किल होने वाला है दोस्तों इस फील्ड के अंदर। अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, इसी सिनेरियो में कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आइडियली होना ये चाहिए, जब फूड प्रोड्यूस होता है एग्रीकल्चर लेवल पे, उसी टाइम से इसकी टेस्टिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। और सच कहूँ तो अब काफ़ी सारे स्टेट्स में किसानों को भी पता है कि कौन से फूड के लिए कौन सी सर्टिफिकेशन, क्वालिटी एश्योरेंस चाहिए। बट वो भी क्या करें जब उनके डिस्ट्रिक्ट में, उनके स्टेट में दोस्तों लैब ही नहीं है। पूरे इंडिया में मुश्किल से 36 लैब हैं, राइट, जो अभी नंबर बढ़ रहा है धीरे धीरे, बट ये बहुत ही कम है। ओवरऑल इंडिया में जितनी लैब होनी चाहिए उसका 30-35% अभी हम कम हैं। और अगर हम पूर्वी भारत की बात करें, जहाँ पे काफ़ी एग्रीकल्चर किया जाता है बड़े लेवल पे, वहाँ पे 76% कमी है ऐसे लैब इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो अगर हमारा किसान अगर कहीं पे अपने फूड को टेस्ट कराने जाए भी, तो कहाँ जाए, इसका कोई रास्ता ही नहीं है। और दोस्तों ये फूड एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, राइट। देखिए 2022 में हमने 60,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था। ये तब है जब हम सिर्फ 1 से 2% पे खड़े हैं। सोचो अगर हमारी ये परसेंटेज बढ़ के कंट्रीब्यूशन फूड एक्सपोर्ट की 5 से 7% भी हो जाती है, देखिए हमारी इकोनॉमी कहाँ जाएगी। फूड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर हम कितना बड़ा गैप है जो हम फिल कर सकते हैं, खासकर तब जब हमारे गोदाम भरे पड़े हैं फूड से, अलग अलग फूड से, बट लैब नहीं है, टेस्टिंग लैब नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों फिर मतलब ये फूड इंडस्ट्री के अंदर हम एक्सपोर्ट में अपना पैर कैसे जमा पाएंगे, हम हमेशा कमजोर ही रहने वाले हैं दोस्तों। FSSAI ने एक फूड सेफ्टी इंडेक्स लॉन्च किया था 2019 में, पहली बार इसको पब्लिश किया गया था। इसमें हर स्टेट को रैंकिंग दी जाती है कि आपके स्टेट में फूड सिक्योरिटी को, फूड सेफ्टी को, फूड कंटेमिनेशन के अराउंड एक सर्टेन रैंकिंग दी जाती है। उस रैंकिंग में 2020 में ये रैंकिंग में 20 में से 13 पॉइंट मिले थे मोस्टली स्टेट्स को, जो 2022 में गिर के 20 में से 7 पॉइंट पे आ गया। जी हाँ, बुरा हाल है फूड सेफ्टी का हमारे यहाँ पे।
और इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ ये सबसे ज़्यादा मतलब इनके परफॉर्मेंस बहुत ही लो लेवल पे रही है, राइट। और इसका नतीजा क्या होता है दोस्तों, ओवरऑल हम जब हमारे फूड इंडस्ट्री के एक्सपर्ट जब एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंडस्ट्री वाले लोग, तो बाहर इनको ऐसी बातों का सामना करना पड़ता है कि भारत की इमेज तो ऐसी है जहाँ पे फूड हाइजीन, फूड सेफ्टी की कोई बात ही नहीं करता, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई वैलिडेशन, सर्टिफिकेशन, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन कुछ है ही नहीं, कोई रूल को एनफोर्स ही नहीं करता है। दोस्तों ये हमारी भारत की ग्लोबल इमेज को भी एक धक्का पहुंचाने में बहुत बड़ा एक मतलब पुश आता है ये, जो कि अच्छी बात नहीं है, राइट। अल्टीमेटली सरकार को क्या चाहिए कि जो रूल बनाए गए हैं, जो फ्रेमवर्क सेट किया गया है, उसको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करे और बड़े लेवल पे एक ऐसा प्लान बनाए, ऐसी योजना बनाए जो कि स्टेट से लेके गांव तक जितनी भी फूड सप्लाई की चेन है उसको कंट्रोल किया जाए, उनको रजिस्टर किया जाए, अंडर ए सिंगल अम्ब्रेला उन सबको लाया जाए ताकि उन सबको ओवरसी किया जाए। यस, इसके लिए बहुत सारी भर्तियां भी करनी पड़ेंगी, ज़्यादा डिपार्टमेंट में लोग लाने पड़ेंगे, उनको ट्रेन करना पड़ेगा और उनको कैसे दिखाना समझाना पड़ेगा कि आपको कैसे फूड जो सप्लाई चेन में जो फूड पैदा करते हैं, सोर्स करते हैं, प्रोसेस करते हैं, डिलीवर करते हैं, फाइनली सर्व करते हैं, उन सारी सप्लाई चेन के जो मेंबर हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग बिजनेसेस, उन सबको आपको फूड सेफ्टी के अगेंस्ट मेजर करना ही पड़ेगा। जो हमारे कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स हैं उनके अगेंस्ट उनको मेजर करवाना ही पड़ेगा। और जो लोग इसको मेजरमेंट में फेल हो रहे हैं उन पे स्ट्रिक्ट बैन लगाया जाए, उनके बिजनेस को रोक दिया जाए, ताकि जितने भी फूड इंडस्ट्री के जो कंपोनेंट हैं ऊपर से लेके नीचे तक, किसान से लेके फाइनल एंड पे जो फूड खरीदता है और मार्केट में जाके सेल करता है या एक्सपोर्ट करना चाहता है, वो सब अपने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं, जो कि अभी बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना रिसोर्सेज है, ना ही ट्रेनिंग है, ना ही कोई कंप्लायंस है। जबकि पूछने वाले नहीं है तो फिर हर कोई बोलता है ना, जब कोई देखने वाले नहीं तो हर कोई अपनी चला रहा है। 2022 में ग्लोबल फूड सेफ्टी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 68 आई थी, जो कि थोड़ी सी स्लाइट इंप्रूवमेंट है 71 से, जो कि इसके 2 साल पहले थी। फिनलैंड नंबर 1 पे था और चाइना नंबर 25 पे। ये अपना हमें बताता है कि कितनी बड़ी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है हमारे पास। भारत सरकार ने ऑलरेडी इस पे काम करना शुरू भी किया है कुछ हद तक। उन्होंने बहुत सारे फूड पार्क, फूड IT पार्क लॉन्च किए हैं, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर लॉन्च किए हैं, स्टोरेज पार्क उन्होंने लॉन्च किए हैं, राइट। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है कुछ हद तक, कुछ ऑलरेडी ऑपरेशनल भी है। बट जब तक फूड टेस्ट लैब नहीं बनाई जाएंगी तो ये सारा इकोसिस्टम फ्लॉप होने वाला है दोस्तों। तो ये ध्यान में रखा जाए कि फूड टेस्टिंग एक सबसे बड़ा कंपोनेंट है जो कि फूड की सेफ्टी को एश्योर करेगा। अगर हम वहाँ पे फोकस नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है। मेरा ये सुझाव है भारत सरकार को कि वो जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनको इसमें रोप इन करें। देखिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ऑलरेडी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अगर वहीं पे एक सेपरेट ब्रांच लॉन्च कर दी जाए जो कि फूड टेस्टिंग के राउंड हो, राइट, और उनको जो पोटेंशियल लैब ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है इंडिया में सारे स्टेट्स और यूटी के अंदर, उनको इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ दिया जाए और वहाँ पे स्टूडेंट का आदान प्रदान और नॉलेज, उनकी इंटर्नशिप लगाई जाए और फिर एंटरप्रेन्योर को बोला जाए कि वहाँ से आप नई लैब ओपन कीजिए और यहाँ से यूनिवर्सिटी से आप लोगों को हायर कीजिए। तो एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम बन जाएगा नॉलेज का, रिसोर्स का, जॉब्स का और सेटअप, न्यू लैब सेटअप करने का। तो ये इकोसिस्टम जब तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं हो पाती है, साथ में इसमें एजुकेशन, हमारा आने वाली जनरेशन वो इसमें इंटीग्रेट नहीं होती है, तब तक हम इस चैलेंज को ओवरकम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सरकार कटिंग एज टेक्नोलॉजी लेके आए ट्रेसेबिलिटी के अंदर। ट्रेसेबिलिटी क्या होती है, एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ आपको मैं। अगर ग्लोबल लेवल पे ये एक थॉट आता है कि भाई भारत का चिकन अभी सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है, उससे कुछ बीमारियां पैदा हो रही हैं, क्योंकि आमतौर पर बहुत सारे कंट्री के साथ होते हैं, इंडिया के साथ भी पहले ऐसा हो चुका है। तो अभी क्या होता है कि द मोमेंट ये न्यूज आएगी मीडिया में या ग्लोबल लेवल पे कि भाई भारत का चिकन सेफ नहीं है, तो पूरे भारत की पोल्ट्री फार्म के चिकन एक्सपोर्ट पे बैन लग जाता है। जी हाँ, ब्लाइंड बैन। बट अगर यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज करके ट्रेसेबिलिटी को यूज किया जाए कि अच्छा ट्रेसेबिलिटी की जाए कि ये प्रॉब्लम कौन कौन से स्टेट या कौन से एरिया में है। फॉर एग्जांपल सिर्फ महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ये प्रॉब्लम है, तो उस लोकेशन को पता किया जाए, उन सारे पोल्ट्री फार्म को बैन किया जाए और बाकी महाराष्ट्र का छोड़ के बाकी सारे स्टेट से एक्सपोर्ट कंटिन्यू रहना चाहिए।
ये एक बड़ा एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है, जिसके थ्रू हमारा एक्सपोर्ट ये नहीं होगा भी पूरे 15 दिन या 1 महीने के लिए पूरी तरह बैन हो चुका है, राइट। तो हम ट्रेसेबिलिटी कर सकते हैं। ये फंडा चाइना और बाकी दूसरे एडवांस कंट्री भी इसको यूज़ करते हैं, तो हम इसमें पीछे क्यों रह रहे हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। हमें भी ऐसी टेक्नोलॉजी को जल्दी यहाँ पे इंपोर्ट करके इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। तो दोस्तों ओवरऑल अगर सरकार एजुकेशन पे ध्यान दे, एक एंड कंज्यूमर को भी पता होना चाहिए कि फूड सेफ्टी कितना इंपॉर्टेंट मैटर है, तो वो फूड सेफ्टी पे अगर एंड कंज्यूमर भी फोकस करेगा तो जो फूड को डिलीवर करते हैं उन पे भी प्रेशर पड़ेगा। वो प्रेशर डालेंगे अपने जहाँ से फूड को सोर्स करते हैं, जो फूड को सोर्स करते हैं वो प्रेशर डालेंगे यहाँ से फूड उग के आता है, तो पूरी सप्लाई चेन पे इफेक्ट पड़ेगा इसका, पॉजिटिव इफेक्ट, राइट। उसके अलावा जो रेगुलेटरी संस्था है जैसे FSSAI, राइट, उसके बीच में और जो इंडस्ट्री जो फूड बनाती है, फूड सोर्स करती है, फूड प्रोड्यूस करती है, फूड को प्रोसेस करती है, उनके बीच में बहुत सारे प्रोग्राम होने चाहिए, एजुकेशनल प्रोग्राम, ताकि उनमें आपस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको वो सॉल्व कर सके मिलके। और अल्टीमेटली हमें जितने भी पॉलिसी मेकर हैं जो पॉलिसी बनाते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, उनको भी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई फूड सिर्फ प्रोसेसिंग के बारे में नहीं, फूड कहाँ से कैसे पैदा होता है, कैसे प्रोक्योर होता है, कैसे सोर्स होता है और फिर कहाँ पे प्रोसेस होता है। इफ देयर नो एंड टू एंड साइकिल, मे बी वो बेटर पॉलिसी बना पाएंगे पूरी फूड इंडस्ट्री के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए, राइट। तो अभी मैंने लास्ट पढ़ा था कि PM किसान योजना के अंतर्गत 186 नई लैब फूड सेफ्टी लैब्स ओपन की गई हैं। मेरा बस यही ख्याल है कि इनको हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि लैब ओपन करना एक अलग टास्क है, वो कितना एफिशिएंटली रन कर रही हैं, कितने प्रोडक्ट वो डेली सर्टिफाई कर रही हैं, वीकली सर्टिफाई कर रही हैं, मंथली सर्टिफाई कर रही हैं, क्वालिटी एश्योरेंस लेवल क्या है, कौन कौन से रीजन से डाटा आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, जिन रीजन से डाटा नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट नहीं आ रहे हैं टेस्टिंग के लिए, उन रीजन पर अलग से फोकस किया जाए ताकि मैक्सिमम कवरेज बढ़ाई जाए इन लैब्स की। और ओवरऑल इंडिया का जो फूड है इंटरनल कंजप्शन के लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए भी वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड को कंप्लाई करे हर तरीके से। दोस्तों अल्टीमेटली मेरा यही ख्याल है कि अगर हम ऐसे सर्टेन एलिमेंट को ध्यान में रखें, राइट, एक इंडस्ट्री के एक निश को उठाएं, उस पर उसकी एफिशिएंसी, उसमें रूल इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करें, तो आई थिंक हम बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। हमारा जो 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट है उसको हम बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। और इसमें हर इंडस्ट्री अपना रोल प्ले करेगी। और एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं उम्मीद करता हूँ आप भी ऐसी चीज़ों पे अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट रखेंगे। इसी प्रोसेस में मैंने ये वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कुछ थॉट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। जय हिंद।